नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। सियासी पीच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से दाखिल करेंगे पर्चा। केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 2 दिन बाद फिर होगी सुनवाई। दिल्ली के सबसे अमीर उम्मीदवार की लिस्ट में मनोज तिवारी टॉप पर। फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय उम्मीदवार रामेश्वर सिंह के खिलाफ एफआईआर। अब खबरें विस्तार से। केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 2 दिन बाद फिर होगी सुनवाई। उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 दिन बाद यानी 9 मई को फिर सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सभी की दलीलें सुनी, लेकिन इस पर बीते दिन अपना फैसला नहीं सुनाया। वहीं ईडी ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत का विरोध किया है। एंटी मुस्लिम कहे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन टाइम्स नाउ न भारत में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खास तौर पर एंटी मुस्लिम कहे जाने पर आरोपों पर सिलेवार जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस ने मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका है। पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने अपने विकास कार्यों को समाज के हर तबके को बिना धर्म देखे ही फायदा पहुंचाया है। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार सुमन सेठ ने की वोट डालने की अपील। झंझारपुर लोकसभा सीट पर महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार सुमन सेठ मंगलवार 7 मई को बाबूबढ़ी में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, जहां एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत में कहा कि पहले मतदान तब जलपान। मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि घरों से निकले, वोट डालें, लोकतंत्र को मजबूत करें और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएं। अमेठी लोकसभा सीट से 19 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज। देश में चर्चा का केंद्र बनी अमेठी लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद 19 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया है। उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हुआ है। उनमें श्रीपति सहाय, विनीत श्रीवास्तव, राम लखन, परेश कुमार, नानू भाई मुलानी, चंद्रेश प्रताप सिंह, राम बड़न, रचना वशिष्ठ, पुत्तीलाल अखिलेश, मिथुन जायसवाल, सुरेश कुमार मौर्य, राजेश बहादुर सिंह, तनवीर अहमद, जय सिंह, अजय कुमार, प्रदीप, सुनील कुमार तिवारी, गोपाल स्वरूप गांधी का नामांकन भी रद्द किया गया है। इस सीट पर अब कुल 13 उम्मीदवार लड़ाई में हैं। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस से किशोरीलाल शर्मा और बीएसपी से नन्हे सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। निष्क्रिय नेताओं को बाहर करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से करीब 27 दिन का समय बचा हुआ है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कई लोकसभा सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के साथ कांग्रेस पार्टी निष्क्रिय चल रहे पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। पार्टी से बाहर होने वाले लोगों में 15 से 20 महासचिव, 3 उपाध्यक्ष और 50 से 60 प्रदेश सचिव, 300 मंडल अध्यक्ष शामिल है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर बैठे पदाधिकारियों को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन करीब 400 से ज्यादा पदाधिकारी उन इलाकों में गए ही नहीं। तेजस्वी यादव के कमर दर्द को लेकर राजद प्रवक्ता का बड़ा बयान, नहीं थमेगी रैलियां। तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ने को लेकर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से चुनावी सभा कर रहे हैं और जनता के सपनों को पूरा करने में जुटे हुए हैं, उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं। लेकिन जनता का दर्द पिछले 10 सालों से देखने को मिल रहा है। 7 समंदर पार वोट डालने पहुंची तेजस्वी ने कहा, बेहतर सरकार के लिए वोट डालना आवश्यक। खगड़िया में लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ मतदान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज से भी लोग वोटिंग करने पहुंच चुके हैं। मंगलवार को खगड़िया में एक ऐसी ही महिला मतदाता मिली जो 7 समंदर पार इंग्लैंड से मतदान करने के लिए अपने गांव पहुंची थी। वो महिला खगड़िया की बेटी तेजस्विनी है, जो प्रत्येक मतदान में इंग्लैंड से अपने गांव पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। आपको बता दें कि तेजस्विनी इंग्लैंड में साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर की पढ़ाई कर रही है। उनका कहना है कि संविधान ने हमें मतदान का अधिकार दिया है, इसलिए सभी लोग मतदान अवश्य करें ताकि बेहतर सरकार बने और भविष्य उज्जवल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से दाखिल करेंगे पर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को देश के 12 मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।
वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री के नामांकन को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। फतेहपुर सिकड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार रामेश्वर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में फतेहपुर सिकड़ी के निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे वोट डालने की वजह से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करते हुए वोटिंग के समय फोन लेकर अंदर गए और वोट डालते हुए वीडियो भी बनाया। वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया। लग झपकते ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। आगरा के जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात की है। दिल्ली के सबसे अमीर उम्मीदवार की लिस्ट में मनोज तिवारी टॉप पर। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। गौरतलब है कि राजधानी की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में 25 मई को मतदान होना है। दिल्ली में सभी प्रत्याशियों में सबसे अमीर भाजपा के मनोज तिवारी हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल 28.05 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। लगातार तीसरी बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी ने 2022-23 के लिए अपनी आय 46.25 लाख करोड़ रुपए बताई है। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को बड़ा झटका, प्रदेश सचिव ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव के बीच सपा के प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू ने पद व पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस महासचिव के निशाने पर पीएम मोदी, आरक्षण को लेकर कही ये बड़ी बात। कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी के जैसी बीमारी हो गई है, झूठ फैलाने की बीमारी। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम और एचएम हर दिन झूठ की महामारी फैलाते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के लोग असत्यमेव जयते पर विश्वास करते हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक राज्य में हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया है, वहां किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया। इस बात का श्रेय देवगौड़ा और चंद्रबाबू नायडू ले रहे हैं और इसे कर्नाटक में दोहराया जाएगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहते। अखिलेश यादव के लिए राहुल गांधी मांगेंगे वोट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। अखिलेश यादव के लिए राहुल गांधी मांगेंगे वोट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी राहुल गांधी कन्नौज में प्रचार करेंगे। कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के बयान पर दी सफाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता। लालू ने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशें मैंने लागू किया था। बता दें कि कुछ घंटों पहले ही लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही, जिस पर सियासी हंगामा मच गया। बीजेपी इसका जमकर विरोध कर रही है। आपको बता दें कि लालू यादव ने मंगलवार सुबह पटना में दिए गए बयान में मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी। नालंदा से जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार ने किया नामांकन। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान है। इसके लिए 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार शरीफ के कलेक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। नामांकन के पहले ही दिन एनडीए समर्पित उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने जदयू से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास ही उनका मुद्दा है। आपको बता दें कि कौशलेंद्र कुमार पिछले 3 बार से नालंदा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार भी जदयू ने भी उन पर भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन की ओर से भाकपा ने पालीगंज के वर्तमान विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। तीसरे लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के तहत मंगलवार को बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे थे। जहां मतदान हो रहा था उनमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र शामिल है। 2019 में इन सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। बिहार की 5 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 46.69% मतदान हुआ था। झंझारपुर में 42.94%, सुपौल में 48.36%, मधेपुरा में 46.59%, अररिया में
46.98% और खगड़िया में 46.65% वोटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया खुलासा, बीजेपी क्यों मांग रही है 400 सीट। देश में भाजपा की तरफ से लगातार अब की बार 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष के कई नेता इसको लेकर सवाल भी करते रहे हैं। देश के अंदर सरकार बनाने के लिए इतनी सीट की जरूरत क्यों है। इसके बाद अब खुद पीएम मोदी ने सवाल का जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें साजिश को नाकाम करना है, इसलिए वह 400 सीट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू न कर दे, अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी का ताला न लगा दे, कांग्रेस खाली जमीन दूसरे देशों को ना सौंप दे, इसलिए 400 सीट मांग रहे हैं। राबड़ी देवी का दावा, बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर जीतेगा महागठबंधन। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और बिहार में भी मंगलवार को तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हुई है। बम्पर वोटिंग से राजनीतिक दल उत्साहित है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि वोटिंग अच्छी हुई है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुई है। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी वोटिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी है और जीत का दावा किया है। राबड़ी देवी ने अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की जीत का दावा किया है। ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दावा किया कि सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य की भारी ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दावा किया कि सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य की भारी मतों से जीत हो रही है। जनता उनके साथ है। राबड़ी देवी ने कहा कि पाटलिपुत्र सीट पर भी हम भाजपा को धूल चटाने जा रहे हैं। नालंदा में विपक्ष पर जमकर गरजे चिराग पासवान। तीसरे चरण के मतदान के दौरान लालू यादव के आरक्षण वाले बयान पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया है। शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान भी मौजूद रहे। सभा में चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो संविधान को खत्म होने का खतरा दिखाते हैं, उन्होंने 1975 में भी आपात लगाकर संविधान को खत्म करने का काम किया था। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने वोटर से की अपील, कहा कम वोट होने से विकास होगा बाधित। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर लोकसभा में चुनाव लड़ चुके कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने दावा किया कि बिहार के सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने मंगलवार 7 मई को हो रहे तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। आपका मत देश के हित में है, विकास के हित में है। कम वोट पड़ेगा तो आपका विकास बाधित होगा। खीरी में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसी मायावती। लखीमपुर खीरी पहुंची बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हवाई और प्रलोभन भरे वादे घोषणा पत्र के रूप में किए। उन्होंने कहा बसपा कहने में नहीं करने में यकीन करती है। भाजपा की मुफ्त राशन योजना पर भी मायावती ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राशन को लेकर भाजपा दावा करती है, पर क्या भाजपा अपनी जेब से राशन दे रही है? जो थोड़ी खाद्य सामग्री दी जा रही है वो भाजपा अपनी जेब से नहीं बल्कि आपके टैक्स से दी जा रही है। धर्म की आड़ में खासकर मुस्लिम समाज का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे रोका जाएगा। बसपा की रैली में मायावती बोली अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ द्वेष की भावना के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। मायावती ने भाजपा के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि तीसरे चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की वजह आपके हिसाब से क्या है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।